हेलो गाइस, मैं हूं प्रोफेसर राजेश प्रधान और आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ये फंक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आप सी ले लीजिए, सी प्लस प्लस ले लीजिए, जावा और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, फंक्शंस एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज पूरे लेक्चर में आप बने रहिए इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है, आज का लेक्चर आउटलाइन है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। देन उसमें देखेंगे हम एक अच्छा सा एग्जांपल एनालॉजी लेके समझेंगे। देन फंक्शन डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन के क्या है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज, मेथड्स ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एंड फाइनली हम रिकर्सन एंड एडवांटेज ऑफ फंक्शन को समझेंगे। ये जो मैंने सिलेबस का कंटेंट लिया है, कोई भी हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होता है उसको ये कम्प्लीटली मैच करता है। और कोई भी एक स्टार्टर जो है, जो फंक्शन को एकदम कम्प्लीटली और ईजिली समझना चाहते हैं, उसके लिए ये लेक्चर बेहतरीन रहेगा। तो आज आप मेरे साथ पूरे लेक्चर के एंड तक बने रहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट मी, आई एम प्रोफेसर राजेश प्रधान। आप इस हैंडल पे मेरे साथ ट्विटर में और इस नाम को सर्च करके आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड पहला हम एक बहुत इजी सा एक एनालॉजी लेके इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर पे किसी हमारे सिस्टर का बर्थडे है, तो हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पेरेंट्स सब लोग, ब्रदर्स, हम लोग एक्सेप्ट आवर सिस्टर, हम लोग प्लान करते हैं कि कौन से टाइप के केक सिस्टर के लिए खरीदे। तो फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ मैनी केक्स हमने 2 केक को फाइनलाइज़ किया। एक था ब्लैक फॉरेस्ट और एक था चॉकलेट केक। तो ये 2 को हमने फाइनलाइज़ किया, मतलब हमने पेरेंट्स को बता दिया कि हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके बताया कि चलो ये 2 केक को फाइनलाइज़ करते हैं। फिर हम लोग क्या हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, तो अपने पेरेंट्स को तो बता दिया कि आप ब्लैक फॉरेस्ट एंड चॉकलेट केक लाने वाले हो। तो फिर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल कोई केक शॉप है, केक शॉप वाले को आप कॉल करते हो। तो आप किसके लिए कॉल कर रहे हो, ये केक शॉप है, मैं इसको शॉर्टकट में CS लिख देता हूँ। और आप कॉल किए हो, ऑर्डर बुक किए हो फॉर ब्लैक फॉरेस्ट एंड आपने किसके लिए और ऑर्डर बुक किया है, मतलब कॉल किया है एंड चॉकलेट केक के लिए। तो आपने उसको कॉल कर दिया फॉर क्योंकि देखो आपको तो फ्रेश केक चाहिए, इसलिए हमने कॉल किया है फॉर ब्लैक फॉरेस्ट एंड चॉकलेट केक। तो फिर ये बंदा जो केक शॉप में है, ये बंदा क्या करेगा, फिर उसका प्रिपरेशन करेगा ब्लैक फॉरेस्ट। और पता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारा चीज़ें करनी पड़ती है तो प्रिपेयर द केक। तो ये एक्चुअल वर्क यहाँ पे करेगा। और जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे अपने पेरेंट्स को ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने ये 2 केक्स ऑलरेडी मतलब मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट एंड चॉकलेट केक। ऐसा ना हो कि स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल आ जाए, फिर आपने जो डिस्कशन किया था, जो मीटिंग किया था, फिर उसकी कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए ये पहले से पता है पेरेंट्स को, आपने बता दिया कि ये 2 केक आने वाले। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये एनालॉजी समझ लिया है, तो ये फंक्शंस तो एकदम और कुछ है ही नहीं, सही, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट आपने जो पहले से आपने जो कॉलिंग किया, दैट इज़ नथिंग बट फंक्शन कॉलिंग, राइट, फंक्शन कॉल। और यहाँ पे जो एक्चुअल वर्क, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट एंड चॉकलेट केक, यहाँ पे जो एक्चुअल वर्क हुआ, ये वाला सेक्शन, इसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। Where is the marker? Function definition. एक मिनट, function definition, and this is your function, this is function definition। ये भी फंक्शन डेफिनेशन है, क्योंकि जहाँ पे एक्चुअल वर्क हो रहा है, ये वाला सेक्शन, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। एंड आपने फंक्शन कॉल किया, और मैंने जैसे आपको बता दिया था कि आपको पहले से अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई ये 2 केक ही आने वाले हैं, ब्लैक फॉरेस्ट एंड चॉकलेट केक। दिस यू कैन रिमेंबर एज फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये आप एग्जाम्पल को मैप रखिए, थ्रू आउट द सेशन आपको ईजिली सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर स्टेप्स देखें, तो आपने कॉल किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, पहले से बता दिया है कि ये चीज़ लाने वाले हो, आप फिर कॉल कर रहे हो, एंड देन एक्चुअल प्रोसेस यहाँ पे जो केक बनने वाली प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। सो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन कॉल एंड दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन। तो चलो इसी चीज़ को मैप करते थ्रू आउट द सेशन। तो जैसे चलो पहले समझ लेते कि डेफिनेशन क्या है फंक्शन का। Function is a sub program of one or more statement that perform a special task when called। तो आपने जैसे कि देखा था, वहाँ पे मैंने केक वाला एग्जांपल प्रिपेयर कर रहा था, वो दिस यू कैन कॉल एज ए फंक्शन, राइट। तो एक सब प्रोग्राम होता है
ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मोर देन वन स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, और जो कि उस क्या करता है, स्पेशल टास्क करता है, जैसे कि वहाँ पे केक बनाने का काम कर रहा था तो कोई स्पेशल टास्क करता है। तो आप अभी तक आपने मेन फंक्शन खुद का बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे मेन फंक्शन में आप सिंगल लाइन के कोड भी लिख सकते हो सिर्फ printf, एंड यू कैन राइट मैनी लाइन्स ऑफ कोड। सो ए फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम। ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि आज आगे जो हम आज का सेशन में देखने वाले हैं कि कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हुआ, इसलिए सब प्रोग्राम ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हो सकता है, मोर देन वन स्टेटमेंट, सो दैट परफॉर्म ए स्पेशल टास्क व्हेन गेट कॉल्ड। जब भी आप उसको कॉल करोगे आपको एक स्पेशल टास्क करके देगा, जैसे कि यहाँ पे केक शॉप वालों ने दिया था। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने ये ऑलरेडी, आपने अभी तक प्रोग्रामिंग जितने भी किए होंगे आपने, तो ये लाइब्रेरी जो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका लाइब्रेरी फंक्शंस एंड दूसरा जो आज का मेन इंपॉर्टेंट सेशन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आपको पता होगा कि ये जो भी फंक्शंस आप यूज कर रहे हो ये दे आर रिटन इन द हेडर फाइल्स। ये जो रेस्पेक्टिव हेडर फाइल्स में कहीं पे लिखा हुआ, ये हमारा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी किसका, जैसे बुक्स का बना होता है, बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही सी का जो लाइब्रेरी है, सी का लाइब्रेरी है वो किसका बना हुआ है, सभी हेडर फाइल्स का बना हुआ है, और हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं बहुत सारे फंक्शंस। सो टू यूज देम अप्रोप्रिएट हेडर फाइल शुड बी इंक्लूड। तो आपको अप्रोप्रिएट अगर फंक्शंस यूज करना, आपको जो फंक्शंस यूज करना है जैसे गेट cs टू अपर टू लर, तो उसके अप्रोप्रिएट आपको हेडर फाइल भी इंक्लूड करवाने पड़ेंगे। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक सिंपली ए फंक्शन कॉल। ये सिर्फ फंक्शन कॉल है। एक्चुअल जो डेफिनेशन है, जो एक्चुअल वर्क है, आपने सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर दिया है केक के लिए, जो एक्चुअल कुक प्रोसेस हो रहा है आपका बनाने का, मेक प्रोसेस हो रहा है, मेक द केक, ये वाला होता है फंक्शन डेफिनेशन, जो कहाँ पे अंदर स्टोर होता है, कोई हेडर फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आप मजे ले रहे हो उसके एग्जीक्यूशन के, मतलब पूरे कोड जो एक्चुअल कोड है, एक्चुअल वर्क है, वो हेडर फाइल के अंदर फंक्शन डेफिनेशन के फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आप प्रिंटफ स्कैनअप कर रहे थे, तो यू आर जस्ट डूइंग द फंक्शन कॉल, रिमेंबर दिस। हाँ, तो अभी हम लोग आ रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की ओर। रिटन बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, ये दिस इज रिटन बाय द यूजर। ओके, सी आप समझ सकते हैं कि सी जो सी प्रोग्रामिंग होता है उसमें आपने देखा होगा कहाँ से कहाँ आपने शिफ्ट लगाया है। पहले आप सिंपल आप डेटा टाइप होता था जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, ये सब फ्लोट, डबल, ये सब क्या थे, ये सब आपके इनबिल्ट डेटा टाइप्स थे। फिर आपने धीरे से मूव कर लिया इनबिल्ट, ये जो बेसिक इनबिल्ट डेटा टाइप्स है आपने मूव कर लिया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की ओर। सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की ओर विच इज़ योर नथिंग बट योर स्ट्रक्चर एंड देन यूनियन, इनम, ये सभी आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप थे। वैसे ही आपने पहले क्या किया, इनबिल्ट फंक्शंस का आपने यूज किया, इनबिल्ट फंक्शंस यूज किए जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, और अभी आप धीरे से मूव कर लोगे कहाँ के और, यूजर डिफाइंड फंक्शंस की ओर। तो सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे भी देखोगे C++ में, तो वहाँ पे आप डेटा टाइप जो बेसिक चीज़ें होती है पहले इनबिल्ट चीज़ों का आप यूज़ करते हो, एंड स्लोली एडवांस लेवल पे आप यूजर डिफाइंड मतलब खुद के रिलेटेड चीज़ों में आप क्या करते हो, जंप लगाते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक जो चीज़ें पहले इनबिल्ट को हमने यूज़ किया, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे कि हमने पहले से देख लिया है कि क्या होते हैं, तीन टाइप्स उसके एलिमेंट्स। तो फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप को फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दिस इज फंक्शन कॉलिंग, नेक्स्ट फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। जैसे कि हमने पहले से बता रखा है कि क्या होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, एंड यहाँ पे जैसे आपने पहले से कि बता रखा था कि दो टाइप के केक ऑर्डर करेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट एंड चॉकलेट केक, तो प्रोटोटाइप था। फंक्शन कॉलिंग मतलब एक्चुअल आप कॉल कर रहे थे, और डेफिनेशन मीन्स एक्चुअल जो टास्क परफॉर्म हो रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप, कॉल एंड डेफिनेशन। चलो उसको रियल अभी एनालॉजी समझ रहे थे, चलो प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या है एक्चुअली ये चीज़। ओके, सो ये आफ्टर दिस एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या होता है ये फंक्शन, ये प्रोटोटाइपिंग मीन्स फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी हम देखेंगे कि आर्गूमेंट्स, ये क्या होता है आर्गूमेंट्स।
फंक्शन के साथ और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलो हम इसके एग्जीक्यूशन के फॉर्म में हम इसको समझते हैं कि प्रोग्राम, जब मैं सपोज ये प्रोग्राम लिखा हुआ है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, उस ऑर्डर में समझेंगे तो हमें ये चीज़ बहुत ही मस्त तरीके से पता चल जाएगा। तो सपोज ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आपको जैसे पता है कि एवरी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो यहाँ से तो आपने क्या किया, इंटीजर एंड बी, तो ए बी आपको पता है कि आप जब भी मेमोरी ऐसा डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी में, रैम में ए और बी नाम का दो अलग अलग जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं उसका कुछ एड्रेस भी होगा। फॉर एग्जांपल 205, इसका एड्रेस अब फॉर एग्जांपल 250 है। तो तीन चीज़ें होती है आपको पता है, एक होता है नेम और एक होता है एड्रेस और एक होता है वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी तो कुछ गार्बेज वैल्यू होगा, कुछ है नहीं। एंटर द टू इंटीजर्स आप अभी स्कैन कर रहे हो, एड्रेस ऑफ ये स्कैन आप जो %d मीन्स इंटीजर टाइप का वैल्यू जो भी आप डालोगे एड्रेस ऑफ इस एड्रेस में चला जाएगा, दूसरी वैल्यू जो डालोगे इस एड्रेस मतलब बी में जाएगा, एड्रेस ऑफ बी में जाएगा। तो पहला वैल्यू सपोज हम 8 डाल रहे, सेकेंड वैल्यू सपोज हम 7 डाल रहे, तो यहाँ पे ये 8 यहाँ पे गया, इस एड्रेस पे गया, 7 इस एड्रेस पे, तो ये हमने स्टोर कर दिया। देन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, आप लिख रहे हो फंक्शन कॉल मीन्स सम, यहाँ पे आपने लिखा सम ए कॉमा बी। देखो तो ये सम था, तो यहाँ से क्या होगा, जंप करेगा, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, तो ये मैच होना चाहिए, सम एंड सम मैच हो गया, ये फंक्शन का नाम है, सम मैच हुआ। और यहाँ पे आपने ए और बी को पास किया है, इसको स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट। ये फंक्शन कॉलिंग में जो आर्गूमेंट होता है उसको कहा जाता है एक्चुअल आर्गूमेंट। ओके, तो यहाँ से ए और बी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या था, 8 था, तो ए की वैल्यू 8 एंड बी की वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ पे आके यहाँ पे नया वेरिएबल फिर से बनेगा ए और बी, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ तक है। ये दूसरा फंक्शन है, हर फंक्शन के अंदर जो आप लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे उसके स्कोप वहाँ उसके अलग अलग स्कोप होता है हर फंक्शन के रिस्पेक्टिव में। तो यहाँ पे सम के लिए ए बी, तो यहाँ पे 8 आया स्टोर हुआ, यहाँ पे ये 7 आया इसके अंदर स्टोर हुआ, तो ए 8 एंड बी 7। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रिंट एफ द सम ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या था, 8 था, बी की वैल्यू 7 था, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा, 15 डिस्प्ले करेगा। फिर यहाँ से कंट्रोल क्या होगा, यहाँ पे जैसे खत्म होगा रिटर्न होके फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन हो चुका था, गेट ch मीन्स प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका फंक्शन कॉलिंग, ये था आपका फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फंक्शन डेफिनेशन बोलते। ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये वाला पूरा सेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन हेडर, और ये जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन है, इस हेडर के अलावा ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम बोलेंगे फंक्शन बॉडी। ओके, इस फंक्शन हेडर को फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहा जाता है। तो ओके, अगर इस हम सिर्फ फंक्शन हेडर वाला सेक्शन है इसको कॉपी करके ऊपर अगर मैं पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, तो ये मेरा बन जाएगा फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, अच्छा अभी एक समझते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक बार बताऊंगा आपको, पूरी बार याद रखना है लास्ट तक कि इस फंक्शन प्रोटोटाइप के अगर हम टेक्निकली समझे तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं डायरेक्टली आपको जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखा हो तो अंदर आएगा फिर यहाँ पे सम ए कॉमा बी पे जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो कंपाइलर को पता ही नहीं है सम चीज़ है क्या, राइट, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन हुआ है तो सम पहले ही आते हुए कंपाइलर को लगेगा तो भाई ऐसा तो कोई हमारे पास कीवर्ड या तो कोई स्पेशल वर्ड ऐसा है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, कंपाइलर आपको एरर देगा। उससे बेटर हमने पहले से ही बता दिया उसको पहले से, भाई ऐसा एक कलयुग आने वाला है, कलयुग मतलब ऐसा एक सम नाम का फंक्शन आने वाला है आगे, तो आपने पहले से ही कंपाइलर को जागृतम कर दिया है, उसको जागृत कर दिया है कि सम नाम का एक चीज़ आने वाला है। तो आप सम से, इसलिए ये सम देखते ही कंपाइलर को पता है कि सम उसने पहले से बता दिया है, तो सम वो घबराएगा नहीं, उसको एरर भी नहीं देगा, राइट। सो यहाँ पे सम को जंप करेगा। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप। आपको कंपाइलर को बताना है, बता रहे हो आप कि ऐसा एक चीज़ आगे आने वाला है, तो कोई एरर इसलिए नहीं देगा। ओके, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। ये पहला मैंने आपको बोला कि आप इसको कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये नाम यहाँ पे, ये ऑप्शनल है कि यहाँ पे जब आप कॉपी कर रहे हो यहाँ पे जो वेरिएबल के एक्सप्लिसिट नेम है उसको नहीं लिख सकते हो, ऑप्शनल है। ओके, चलो समझते हैं ये फंक्शन, ये जो पैरामीटर्स, इस आर्गूमेंट को पैरामीटर्स भी कहा जाता है। पैरामीटर्स मैंने जैसे बताया कि जो आप फंक्शन कॉलिंग के अंदर होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर्स, और यहाँ पे जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, जो इंटीजर एंड इंटीजर बी है, इसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या कहा जाता है, फॉर्मल
पैरामीटर्स. ओके, सो दिस इज एक्चुअल आर्गुमेंट एंड दिस इज फॉर्मल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर्स जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता है. ओके, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्री थिंग्स. फंक्शन, यहाँ पे हमने क्या देखा, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के बारे में देखा, एंड देन फंक्शन कॉलिंग भी देखा, एंड फंक्शन डेफिनेशन भी देखा. ओके, तो चलो अभी इसके थियोरेटिकल पार्ट को समझते हैं. आफ्टर मीन्स सीइंग द एक्चुअल थियरी अंडरस्टैंडिंग के बाद, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन एंड दैट इज टू बी पास टू द फंक्शन. तो देखो यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप बता रहा था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था रिटर्न टाइप वॉइड मतलब नथिंग. हम इंटीजर भी कर सकते हैं, इंटीजर, सम, इंटीजर, राइट. यहाँ पे कौन से टाइप के डेटा, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज टू बी रिटर्न. ये कौन सा टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है. यहाँ पे हमारे प्रीवियस एग्जांपल वॉइड था, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा था ना. तो ये वॉइड कुछ भी रिटर्न टाइप भी बताता है. देन फंक्शन का नाम एंड that is to return that is to be written from the function and that is to be passed to the function. कौन कौन से टाइप के डेटा आप फंक्शन को पास करें, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर टाइप के डेटा है. इट इज डिफाइंड इन द बिगिनिंग बिफोर द फंक्शन कॉल इज मेड. मैंने जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर लेना है उसको, और इजी वे भी बताया था, फंक्शन डेफिनेशन हेडर को कॉपी कर दो. तो उसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप एंड देन नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे सम है, एंड देन लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, जैसे यहाँ पे इंटीजर कॉमा इंटीजर है. ओके, सो नेक्स्ट हमने फंक्शन कॉल पर देखा. तो फंक्शन कॉल तो सिंपल है भैया, सम एक्स वाई आपने जैसे यहाँ पे पास किया था, सम इक्वल टू एक्स वाई, और ये इसका जो सम है कभी कभी इसका जो रिटर्न टाइप होगा, सब फॉर एग्जांपल इस सम का इंटीजर, जैसे कि हमने ऊपर देखा डिक्लेरेशन में मैंने इंटीजर का रिटर्न टाइप रखा होगा, तो ये फंक्शन मुझे कुछ इंटीजर टाइप का डेटा देगा, तो वो कहीं पे तो स्टोर होगा, राइट. सो इसलिए यहाँ पे हम उस ये कोई एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड में भी हमारा फंक्शन रह सकता है. तो फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय स्पेसिफाइंग नेम एंड लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स. तो आपको नेम देना पड़ेगा और यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स देना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया कि उसको एक्चुअल आर्गूमेंट कहा था, उसको कॉमा से आपको सेपरेट रखना पड़ेगा. इफ देर इज नो आर्गूमेंट्स एम्प्टी पैरेंथेसिस आर प्लेस आफ्टर द फंक्शन नेम. मतलब फॉर एग्जांपल हम आगे हम देखेंगे कि कोई जो फंक्शन होगा उसमें नो आर्गूमेंट्स, मतलब कुछ हम आर्गूमेंट्स से नहीं पास करो, तो हम वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप वो फंक्शन का निशाना नहीं करोगे, सिंबल नहीं करोगे, यू हैव टू शो द एम्प्टी आर्गूमेंट्स देयर. ओके, इफ फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू, फंक्शन कॉल इज रिटर्न एज असाइनमेंट स्टेटमेंट. मैंने जैसे बताया कि अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो उसे कहीं पर हमें स्टोर करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे और ये राइट हैंड साइड में रहेगा. देन लास्ट फंक्शन डेफिनेशन. इट इज़ द इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मॉड्यूल. एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, मतलब आप क्या कर सकते हो, ये कोई इस सब प्रोग्राम जैसे आप मेन फंक्शन लिखे और जैसे आपने लिखा था प्रीवियस में सम फंक्शन, तो ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हुआ, राइट. इंडिपेंडेंट सब प्रोग्राम हो गया आपका. इट इज़ रिटर्न टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर टास्क दैट इज टू बी परफॉर्म बाय द फंक्शन. क्या पर्टिकुलर टास्क हमें करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें सम करना था, आगे हम करेंगे कुछ फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने के लिए, स्ट्रिंग के कॉन्केटनेशन करने के लिए. तो एक इंडिपेंडेंट टास्क हमें करने देता है. जैसे कि हमारे जो एनालॉजी था उसमें हमारे इंडिपेंडेंट टास्क क्या था, हमें बनाना था केक, डिफरेंट ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना था, हमें चॉकलेट केक बनाना था. तो इंडिपेंडेंट एक्चुअल टास्क जो हो रहा है, ओके, ये हम कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है फंक्शन के अंदर, ये थर्ड है फंक्शन डेफिनेशन. द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेटर और हेडर. मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट लाइन होता है फंक्शन डिक्लेरेटर और हेडर, जिसको आप कॉपी करके एज ए फंक्शन डिक्लेरेटर फंक्शन आप डिक्लेरेशन में जिसको डाल सकते हो, आप प्रोटोटाइपिंग में डाल सकते हो आप. एंड द रेस्ट लाइन इनसाइड द कोड इज कॉल्ड द फंक्शन बॉडी. ये आप जो इसमें रहता है, आपने देखा होगा प्रीवियस में सम था, यहाँ पे सम था, और यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर भी लिखा हुआ था, यहाँ पे वॉइड तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन था इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेटर और हेडर. और जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये जो पूरे चीज़ें, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फंक्शन बॉडी. हाँ, तो अभी देखते हैं कैटेगरीज ऑफ फंक्शन. तो कैटेगरीज ऑफ फंक्शन को समझने के लिए हम एक, जैसे हम डिजिटल लॉजिक में पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे लिख देते हैं आर्गुमेंट और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे जैसे कि आप बना सकते हो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो वैसे ही हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन को. फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप. ओके, तो ऐसे बनते हैं 4 कैटेगरी के फंक्शन. चलो 1 बाय 1 देखते हैं. हाँ, पहले हम देख लेते हैं, फिर हम उसके थियरी वाले सेक्शन को कवर करेंगे. फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न, पहला कैटेगरी. तो
देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सेम फॉर्म में जाते हैं। तो आपने मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सम फंक्शन पे गया आप तो कंट्रोल जंप किया आपका सम फंक्शन से ये फंक्शन आपका, ये फंक्शन कॉलिंग, तो कॉलिंग किया आपने। यहाँ पे कुछ भी देखो आर्गूमेंट्स नहीं है क्योंकि नो आर्गूमेंट्स लिखा है, तो यहाँ पे भी कुछ नो आर्गूमेंट्स होंगे। यहाँ पे फंक्शन का नाम सम द सम, ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है क्योंकि नो रिटर्न टाइप कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो रिटर्न टाइप मीन्स वॉइड। ओके, सो यहाँ पे आपने जंप करने के बाद ये देखो, ये उसका फंक्शन का बॉडी है, सम बॉडी, उसका स्कोप यहाँ तक। स्कोप का मतलब होता है कि रीजन ऑफ कोड वेयर योर वेरिएबल इज एक्सेसिबल। आपका जो यहाँ पे ए और बी है उसका स्कोप क्या है, इस सम फंक्शन तक ही सीमित है। तो यहाँ पे ये ए और बी नया दो वेरिएबल बनेंगे। एंटर द टू इंटीजर्स, आपने स्कैन किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 और 3 डाला ए और बी के अंदर, एंड द सम ऑफ द नंबर्स यू एंटर्ड इज 5 + 3 = 8। तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कंट्रोल यहाँ से रिटर्न होगा, फिर रिटर्न होने के बाद आपका नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, गेट cs, मीन्स यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, सो दिस इज योर फंक्शन विद नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। आपको मैंने बताया था ये पहला लाइन जो इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेटर, एंड नेक्स्ट रेस्ट को हम फंक्शन बॉडी कहते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा। तो इस डिक्लेरेटर को, हेडर को या तो फंक्शन हेडर को, इसको यहाँ पे कॉपी कर लो पहले लाइन में, तो ये आपका बन गया फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम समझते हैं फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। तो देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन आपका मेन जो आपका फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन है। यहाँ पे देखिए आप फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स है बट रिटर्न टाइप नथिंग, नो रिटर्न टाइप मीन्स वॉइड मीन्स नथिंग, राइट। सो यहाँ पे आपने देखते हैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वॉइड मेन। तो ये मेन फंक्शन के अंदर ये उसका जो मेन की बॉडी है, यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं ए एंड बी, और एंटर 2 इंटीजर्स, हमने 2 इंटीजर्स को एंटर कराया, फॉर एग्जांपल 8 and 3। ओके, सम ए बी, तो यहाँ से क्या होगा, फंक्शन कॉल, यहाँ से कंट्रोल जंप होगा यहाँ पे, एंड सम ए बी, यहाँ पे 8 कॉपी हुआ ए के अंदर, यहाँ पे ये कॉपी होता है बी के अंदर, ये जाता है। सो ये 8 and 3, तो ये लोकली यहाँ पे भी आपके दो वेरिएबल्स बनते हैं क्योंकि ये आर्गूमेंट्स जो है यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन हो रहा है। इसका स्कोप यहाँ तक ही है, मतलब ये जो दो वेरिएबल्स होंगे आपके ए और बी, ये ए बी अलग है और ये ए बी अलग है। ये ए बी किसके हैं, मेन फंक्शन के, ये ए बी इसके है सम फंक्शन के। दिस इज सिमिलर टू कि दो घर अलग अलग होंगे तो दो घर में अलग अलग बंदे सेम नाम के रह सकते हैं, राइट, दे आर नॉट सेम, नाम सेम है खाली उनका, लेकिन दोनों लोग तो अलग है, राइट। तो यहाँ पे 8 और 3 आया, तो हमने प्रिंट किया द सम ऑफ द नंबर्स यू एंटर्ड इज %d a, b। सो यहाँ पे a + b, तो 8 + 3 = 11, तो यहाँ पे 11 प्रिंट होगा। तो फिर यहाँ से रिटर्न होके ये ख़त्म होता है, तो यहाँ पे रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूट हो गया था, तो अभी गेट ch। ओके, सो आपका प्रिंट होगा द सम ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज %d मीन्स 11। तो फिर से देखते हैं, समझते हैं कि ये पहले लाइन को कॉपी कर लेंगे, तो ये यहाँ पे तो ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप बन जाएगा, राइट। तो फंक्शन प्रोटोटाइप एंड दिस इज योर मेन फंक्शन, उसके अंदर ये आपका क्या है, फंक्शन कॉलिंग है। आपको पूछा जाएगा यहाँ पे एक्चुअल आर्गूमेंट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे ये ए बी उसके एक्चुअल आर्गूमेंट्स, और ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स इंटीजर ए इंटीजर बी। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे ए बी लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई भी कर सकता हूँ, राइट, एक्स वाई, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये इसके अलग वेरिएबल्स है, ये इसके अलग वेरिएबल्स है, ये मेन फंक्शन के अलग वेरिएबल्स है, उसके स्पेस अलग अलोकेट होते हैं, मेमोरी अलोकेट होते हैं, इसके मेमोरी अलग अलोकेट होते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि एक हमारे सिस्टम के अंदर एक स्टैक करके होता है। आपको यहाँ पे लगता होगा कि सर ये सम ए बी यहाँ से कॉल होने के बाद जैसे कि यहाँ पे जंप करता है तो ये एग्जीक्यूशन ख़त्म करता है, उसको फिर रिटर्न हमें पता कैसे चलता है कि मुझे यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है आगे। तो ये सारे चीज़ें होती है आपके स्टैक में स्टोर, कि यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे है गेट ch एग्जीक्यूशन होना बाकी है, यहाँ पे स्टोर रहता है रेस्ट ऑफ द कोड। तो जैसे ही आपका सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है तो हम स्टैक के अंदर देखते हैं कि भाई कहाँ से एग्जीक्यूशन करना बाकी था, तो गेट ch को देखते, मीन्स यहाँ पे हमें इस एड्रेस को मिल जाता है कि कहाँ से हमें आगे का एग्जीक्यूशन करना बाकी था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, हमें समझना है कि एक स्टैक यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये इम्प्लिसिट स्टैक है, आपको ये मतलब सिस्टम के इनसाइड है, आपको ये एक्सप्लिसिटली आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग जब इनिशियली कर रहे हो आप उसको लुकआउट नहीं कर रहे हो, बट देयर इज़
a stack that is dealing means that is handling all these function calls. ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट एंड रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट्स एंड विथ रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे डायरेक्ट उसके डेफिनेशन में अगर देखें, चलो ये चीज़ है क्या, फंक्शन विथ येस फंक्शन विथ नो आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट तो है ही नहीं, राइट. एंड बट रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है. तो देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको स्टेक वाला बोला था यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल के बाद दो स्टेटमेंट्स है. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैश इंक्लूड सॉरी हाँ, तो ये तो रहेगा ही, हेडर फाइल्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. तो चालू करते हैं. एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से. तो मेन फंक्शन में आपने पहले एक डिक्लेयर किया वेरिएबल एक्स वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया. तो और आपने यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल किया. तो जैसे ही आप सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हो, आपका कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे. तो ये जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा, स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे जैसे कि एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ से कॉल हुआ है, राइट. तो प्रिंट एफ एंड ये जो कोड है, ये लाइन कोड है, देन गेट सी एच, ये सब कहाँ पे स्टोर है, आपका स्टैक में एक रिकॉर्ड की तरह, एक एंट्री की तरह स्टोर हो जाता है बिफोर जंपिंग हियर. तो यहाँ पे अभी जंप लगा लिया है सम से यहाँ पे, राइट. तो आपने अभी सम फंक्शन के अंदर फिर से आपने ए और बी, यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल्स है, राइट, ए और बी. यहाँ पे एक्स नाम का था, यहाँ पे ए बी. एंटर द टू इंटीजर्स, आपने ए बी को एंटर किया, फॉर एग्जांपल 8 and 3 में एंटर कर रहा हूँ. देन आपने यहाँ पे क्या रिटर्न किया है, ए प्लस बी मीन्स रिटर्न, ए प्लस बी मीन्स रिटर्न क्या हो रहा है, 11 आप रिटर्न कर रहे हो. सी जैसे ही यहाँ पे रिटर्न आएगा, यहाँ पे जैसे फंक्शन कंप्लीट होगा, ये कहाँ पे देखेगा, जाके स्टैक में देखेगा कि भाई मुझे आगे कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है. तो आपने तो लिखा है एक्स इक्वल टू सम, तो यहाँ पे आते ही इसका एड्रेस मिल जाएगा उसे. फिर ये जो आपने रिटर्न किया, इसमें रिटर्न क्या किया है, इंटीजर टाइप का डेटा. यहाँ पे देखो इसका टाइप भी इंटीजर ही था ना, तो यहाँ पे 11, तो ये 11 जो आएगा इस x के अंदर चला जाएगा, मीन्स नाउ x इक्वल टू 11. तो देखो द सम ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज 11, राइट. सो फिर गेट सी एच फिर कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट ये पूरा था, ये फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट था, ये फंक्शन कॉलिंग वाला पार्ट था, एंड दिस इज, ये आप इसी चीज़ को कॉपी कर लो, इसके डिक्लेरेटर पार्ट को, इसके हेडर पार्ट को यहाँ पे. तो आपका ये बन जाएगा फंक्शन प्रोटोटाइप, राइट. आपका प्रोटोटाइप बन जाएगा. और जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आर्गूमेंट्स तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी कुछ आर्गूमेंट्स नहीं है. तो ये फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप था. तो लास्ट कैटेगरी देखते हैं, फंक्शन विथ आर्गूमेंट मीन्स 1 वाला, फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे देखिए आप फंक्शन बॉडी में जाते हैं हम डायरेक्टली. तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसा है ही नहीं, ये है कि नहीं. तो देखें तो विथ आर्गूमेंट भी है एंड विथ रिटर्न टाइप भी है. तो स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन. आपने यहाँ पे 3 वेरिएबल लोकली डिक्लेयर किया है जो मेन फंक्शन के अंतर्गत आते हैं. तो ए बी एंड एक्स, तो ये 3 आपने डिक्लेयर किया, ए बी एक्स. एंटर द 2 इंटीजर्स, जो आपने 2 इंटीजर स्कैन कराएंगे. फॉर एग्जाम्पल पहला मैं 8 डाल रहा हूँ, दूसरा मैं 5 डाल रहा हूँ. ओके, नाउ क्या होगा, सम एक बी आपने कॉल किया, यहाँ पे आपका इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक स्टैक का यूज होगा, और ये पूरी कोड यहाँ पे एज एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे चली आएगी, राइट. सो यहाँ से आपका कंट्रोल अभी कोड जाना, यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एंट्री होने के बाद यहाँ पे आपकी कंट्रोल जंप हो जाएगा सम फंक्शन की और ढूंढते हुए मैच हो गया सम फंक्शन. और ये वाली ए कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यहाँ के इंटीजर ए में. यहाँ पे भी अलग अलग 2 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किया है, ए एंड बी. तो ए आ गया यहाँ पे कॉपी हुआ, मीन्स 8 आया यहाँ पे, एंड बी की वैल्यू कहाँ थी, यहाँ पे 5 था. तो ये 5 आके कॉपी हो गया, ये 5. और ये आपका यहाँ पे लोकली जो ए एंड बी है किसका, सम का है, ये सम का है. और ये जो था आपका किसका था, मेन का था, राइट. सो आपने क्या किया, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न 8 + 5 दैट इज 13. तो आपने 13 को रिटर्न किया है. तो 13 जैसे रिटर्न करेगा, यहाँ पे जैसे रिटर्न होगा तो पहले कहाँ पे देखेगा, पॉज फॉर ए सेकेंड, सोचो यहाँ से पता कैसे चलेगा मुझे कहाँ जाना है. येस, आपने ऑलरेडी स्टोर रखा है स्टैक के अंदर कि मुझे कहाँ जाना है. तो स्टैक के अंदर स्टोर था, वेयर इज़ माई स्टैक, हाँ यहाँ पे स्टैक. तो यहाँ पे आपने लिखा था ना एक्स इक्वल टू सम ए बी, फिर प्रिंट एफ ये सम वाला लाइन, द सम ऑफ द नंबर गेट्स येस. तो आपको पता चलेगा हाँ मुझे यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, नहीं तो गजनी बन जाओगे अगर स्टोर नहीं करोगे कहीं पे. तो राइट, मशीन को तो ज़रूरत पड़ेगी ना, कहाँ मुझे जाना है उसके बाद, राइट. तो यहाँ पे
आपने देखा कि यहाँ पे ये जो रिटर्न होगा 13 ये स्टोर हो जाएगा इस x के अंदर। सो x इक्वल टू 13 यहाँ पे हो गया आपका अपडेट। x पहले इनिशियली कुछ भी नहीं था, अभी हो गया है 13, राइट। सो फिर क्या होगा, द सम ऑफ द नंबर यू एंटर्ड इज, अभी x को प्रिंट करा होगा तो क्या आएगा 13, राइट। सो दिस इज गेट्स इज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो आप देखें अगर नजरिया ले फंक्शन डेफिनेशन की ओर, तो फंक्शन डेफिनेशन में ये जो उसका हेडर पार्ट था और ये जो उसकी बॉडी पार्ट था, ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे फंक्शन डेफिनेशन। तो हेडर पार्ट में देख सकते हैं कि आर्गुमेंट्स भी थे, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ये उसका रिटर्न टाइप था। तो देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करोगे तो रिटर्न में कुछ एक्स स्टोर किए हुए इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। देखो ये भी इंटीजर टाइप का है इसीलिए, और ये फॉर्मल पैरामीटर्स भी 2 है, तो सॉरी एक्चुअल पैरामीटर्स 2 है, तो फॉर्मल पैरामीटर्स भी 2 होने चाहिए। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, उसके नंबर्स एंड ऑर्डर्स और उसके टाइप सेम होने चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, नंबर्स कितने नंबर है, 2 है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। उसके टाइप, ये इंटीजर टाइप का है तो ये भी इंटीजर, ये टाइप का है तो ये भी इंटीजर। एंड नंबर मैंने बोल दिया, देन टाइप एंड उसका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ पे इंटीजर फ्लोट है तो यहाँ पे भी इंटीजर फ्लोट ही होना चाहिए, राइट। तो ये तीनों चीज़ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटीजर रखा है, यहाँ पे फ्लोट रखा है, यहाँ पे डबल रखा है, यहाँ पे कुछ वॉइड रख दिया, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्क, राइट। तो इसके तीनों चीज़, कितने आर्गूमेंट्स है, नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, उसके टाइप और उसके ऑर्डर, ये सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और मैंने वैसे बोला आप पहले लाइन को कॉपी कर दो तो ये आपके बन जाएगा आपका फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, ये आपका बन जाएगा फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, राइट। ओके, आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा। चलो थियरी पार्ट फटाफट देख लेते हैं। हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे कि आपको पता है कि रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में आप लिख रहे थे ना, फंक्शन के बॉडी के लास्ट में आप लिख रहे थे कि क्या रिटर्न करना है मुझे। तो इट इज़ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन द रिटर्न सर्टेन वैल्यूज, जो कुछ फंक्शन लास्ट में रिटर्न करेगा आपको लिखना पड़ेगा। इट रिटर्न सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द फंक्शन वॉज इन्वोक्ड। आप जब रिटर्न लिखोगे तो कहाँ पे स्टोर होता था, जैसे कि आपने लिखा था x इक्वल टू सम, तो यहाँ पे सम कुछ, तो ये सम एग्जीक्यूशन होने के बाद ये इसके अंदर स्टोर होता था, राइट। सो इट रिटर्न सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द फंक्शन, जहाँ से इन्वोक हुआ था उसको उस जगह पे क्या हो जाएगा, ये जो रिटर्न वैल्यू हो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा, फिर आगे जो आप जिसके अंदर डाले हो उसके अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे वो रिटर्न जो वैल्यू हुआ उसके अंदर ये आ जाएगा। ओके, तो रिटर्न वेरिएबल नेम और कॉन्स्टेंट, ये कोई वेरिएबल नेम भी हो सकता है, कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, और कभी कभी आप क्या कर सकते हो, ओनली सिंपल रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हो। दिस सिंपल रिटर्न इज इक्वलेंट के फंक्शन का कोई एंडिंग हो रहा है, इस एंडिंग ब्रेसेस जैसा ही ये रिटर्न ओनली रिटर्न वर्क करता है। आप अगर सिर्फ मेन फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मेन भी एक फंक्शन है, और आपने यहाँ पे कहीं पे भी बीच में क्या लिख दिया है, रिटर्न लिख दिया है, यहाँ पे भी कोड है, यहाँ पे भी कोड है और यहाँ पे भी कोड है, राइट। तो बीच में आपने सपोज रिटर्न लिख दिया है, तो आपको पता है कि सबसे पहले आपके सिस्टम में प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेन फंक्शन को कॉल करता है, राइट। आप बोलते हैं ना मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन, मीन्स कोई भी प्रोग्राम का बहुत सारे फंक्शन हो तो एग्जीक्यूशन तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो उसको कॉल कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है ये मेन फंक्शन को, राइट। देन मेन फंक्शन में से अगर आपने अंदर ही रिटर्न लिख दिया है तो रिटर्न मीन्स इस मेन फंक्शन बोल रहा है कि भाई मेरा काम खत्म हो गया है, वो इसको बोल रहा है कि भाई खत्म, राइट, रिटर्न, राइट। सो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, द रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है, राइट। सो ये रिटर्न भी वैसा ही वर्क करता है कि ये रिटर्न टू द ओरिजिनल कॉलर फंक्शन, राइट। हाँ, तो नाउ मेथड्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन देखते हैं। दो टाइप के बहुत पॉपुलर मेथड्स है, कॉल बाय वैल्यू, और भी बहुत सारे होते हैं, कॉल बाय नीड, कॉल बाय टेक्स्ट, वो आप फ्यूचर में कभी पढ़ोगे। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं। ओके, सो पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम थियोरेटिकल को कवर करते हैं। तो पहला है कॉल बाय वैल्यू। ओके, सो एग्जीक्यूशन देखो कि कैसे स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो यहाँ पे ये मेन के ए बी है, राइट। तो ये मेन के है ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि यहाँ पे ए बी नहीं है, ए फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ एक्स एंड वाई, थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। ओके, सो तो यहाँ पे ए बी, तो ये भी हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स एंड दिस इज वाई एंड बी मीन्स वाई। ओके, सो दिस इज योर एक्स वाई। थोड़ा डिफरेंस भी लेते हैं ना, डिफरेंट लेते हैं, राइट। सो ये ए और एंड बी था, तो ये मेन फंक्शन के ए बी है। एंटर द टू इंटीजर्स, आपने इंटीजर सपोज एंटर किया 8 एंड
3। ओके, सो ए एंड बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, तो अभी क्या प्रिंट होगा, आपने कॉल तो किया नहीं अभी स्वैप फंक्शन को, यहाँ पे स्वैप फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। स्वैप मतलब आपको पता है एक्सचेंज करना, राइट। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता होगा कि दो चेयर है, सपोज यहाँ पे आप बैठे हो, राइट, ये आप यू एंड आपका यहाँ पे फ्रेंड, आप दोनों एक्सचेंज होना चाहते हो, तो ये इधर चला जाएगा, आप इधर आ, जैसे आप गेम खेलते थे ना चेयर में, तो वैसे इसको स्वैपिंग बोलते हैं, राइट, एक्सचेंजिंग। तो यहाँ पे भी हम दो वैल्यूज़ को एक्सचेंज करने वाले हैं बाय कॉलिंग दिस स्वैप फंक्शन। 8 और 3 को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, राइट। तो आपने एंटर करा दिया 8 एंड 3, तो यहाँ पे प्रिंट टाइप में पहले वाले में क्या होगा, बिफोर कॉलिंग फंक्शन ए बी को प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू तो 8 था एंड बी की वैल्यू 3, तो 8 3 है, राइट। देखते हैं अभी हम स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो स्वैप फंक्शन को जैसे ही आएगा यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और रिमेनिंग कोड स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएंगे, राइट। तो ये ए आ गया, कॉपी हो गया इस एक्स के अंदर, बी आ गया, कॉपी हो गया इस वाई के अंदर। तो आपको पता है कि स्वैप फंक्शन का जो एक कोड है उसके अंदर भी लोकली क्या है, एक्स और वाई यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, राइट। और उनका अलग मेमोरी लोकेशन भी होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, ये भी अलग अलग है, एक्स वाई अलग अलग है, राइट। अभी हम लोग ने एक टेम्पररी वेरिएबल भी डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ले लेते हैं एक टेम्पररी वेरिएबल, तो ये सपोज ये आपका टेम्पररी वेरिएबल, ओके। सो अभी क्या कर रहे हैं आप, x इक्वल टू टेम्प, तो x की वैल्यू को टेम्प में डालते हैं, राइट। तो a भी पास हुआ था, a की वैल्यू क्या था, 8 था, a की वैल्यू 8, तो x की कॉपी हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे क्या था, 3 था, तो 3 यहाँ पे आया, तो y के अंदर आ गया है 3, राइट। तो हमने टेम्प x की वैल्यू को टेम्प में डाला, तो x की वैल्यू क्या है 8, तो 8 की वैल्यू को हम टेम्प में डालते हैं, टेम्प में डाल दिया, राइट, ओके। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। देन आप क्या कर रहे हो, y की वैल्यू को x में डाल रहे हो, तो y की वैल्यू क्या था, 3 था, तो 3 ये ओवरराइट हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। देन क्या कर रहे हो, टेम्प की वैल्यू को आप y में डाल रहे हो, तो टेम्प की वैल्यू क्या था 8, तो इन्हें यहाँ से नहीं जाएगा और y में ओवरराइट हो गया, तो टेम्प की वैल्यू क्या था 8 था, तो 8 यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो 8 एंड 3 था इनिशियली, अभी हो चुके स्वैप और 3 8 हो चुके। तो ए बी को फंक्शन ए बी इन फंक्शन आप प्रिंट करोगे तो ए बी, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 3,8 आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, आप रिटर्न आप देखोगे फिर स्टैक के अंदर, यहाँ पे जब आओगे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पे आप प्रिंट कराते हो ए बी आफ्टर कॉलिंग फंक्शन ए बी से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3 8 मिलेगा कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई है, राइट। तो एक्स वाई की वैल्यू तो 3 8 था, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ए और बी आप अगर प्रिंट करते हो यहाँ पे, तो आपको 8 3 ही मिलेगा, ना कि 3 8 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो लोकल है था, राइट। तो क्योंकि ये जो एक्स और वाई है ये तो ये लोकल ही है ना यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आप ए बी को प्रिंट करोगे तो 8 3 ही आएगा। कहाँ कुछ 3 8 जो चेंजेस हुआ है वो तो कहाँ पे हुआ है, इसके अंदर चेंज हुआ है, ये आपके स्वैप फंक्शन के अंदर। अगर मैं वेरिएबल के नाम नहीं बदलता, ए और बी भी रखता, तो भी ये ए और बी किसके होते हैं, स्वैप के ए बी होते, स्वैप के ए बी होते। यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो वो चेंजेस ऊपर नहीं होने वाले हैं, इस ए बी के अंदर नहीं होने वाला। दैट इज सिमिलर कि यहाँ पे मान लो कि एक फैमिली का नाम है मैन, एक फैमिली का नाम है स्वैप, उस फैमिली के अंदर ए और बी नाम के 2 बंदे हैं, स्वैप फैमिली के अंदर ए और बी के नाम के 2 बंदे। अगर ए को मार पड़ेगी तो वो मार थोड़ी उसको दर्द होने वाला है, और बी को अगर चांटा पड़ेगा इस बी को, तो इस बी को थोड़ी दर्द होने वाला है। वैसे ही यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ इस ए और बी में या इस एक्स और वाई में, वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों की जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, जो स्कोप है वो अलग अलग है। ये जो वेरिएबल्स एक्स वाई ये स्वैप के थे और ये जो ए बी है वो मेन के है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 8 और 3 ही रहेगा। तो ये जो स्टूडेंट्स था कंसेप्ट ये पास बाय वैल्यू का था, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू को ही पास कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू को पास कर रहे हो तो वैल्यू कॉपी हो गया, तो यहाँ पे आप जो ये आप इसको हम बोल सकते हैं कॉलिंग फंक्शन, राइट। इसको मैं नेमिंग देता हूँ कॉलिंग फंक्शन, और ये जो स्वैप फंक्शन था इसको हम बोल सकते हैं कॉल्ड फंक्शन। तो आपका मेन फंक्शन है ये कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि मेन से कॉल जा रहा है, राइट। ये मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है हमारे स्वैप फंक्शन को। तो ये आपका हो गया कॉलिंग फंक्शन एंड दिस इज आपका कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड, राइट। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कॉलिंग फंक्शन एंड स्वैप फंक्शन कॉल्ड फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ पास जो कर रहे हैं एक्चुअल आर्गुमेंट को, यहाँ पे जाके वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है, आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स के अंदर, जो यहाँ पे एक्स एंड वाई थे, राइट। यहाँ पे एक्स एंड वाई,
और यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो वो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट फिर से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहे, मतलब यहाँ से कॉपी हुए थे राइट, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे उल्टा, तो इसलिए बोलते हैं उसको पास बाय वैल्यू। तो पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में जो आप आर्गुमेंट्स आपके कॉपी हो रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में आपके जो आर्गुमेंट्स कॉपी हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ अगर जो वही चेंजेस हो गए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे राइट। दिस इज योर कॉल बाय वैल्यू। देखते हैं, कॉपीज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स राइट। फॉर्मल पैरामीटर्स आपने देखा कि वहाँ पे मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन से आपने किसको कॉल किया था, स्वैप फंक्शन को राइट। स्वैप फंक्शन को यहाँ से आपने कॉल किया था राइट। तो स्वैप फंक्शन के अंदर को आर्गुमेंट्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट, और इसके अंदर के आर्गुमेंट्स को क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल तो कॉपीज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इनटू फॉर्मल पैरामीटर। तो ये वैल्यू को खाली क्या कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो इस जो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन व्हाट एवर चेंजेस आर मेड इन द फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द एक्चुअल पैरामीटर्स। मतलब यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर में जो भी मैं चेंजेस कर रहा था इसका एक्स वाई में, वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसके ए बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्वैप नाम का अलग फैमिली है, मेन नाम का अलग फैमिली है यहाँ पे राइट। ये यहाँ पे ये ए बी अलग है और यहाँ का ये एक्स वाई, या तो यहाँ पे सपोज मैं ए बी लेता तो ये अलग बंदे हैं, क्योंकि ये स्वैप फैमिली का ए है और ये स्वैप फैमिली का बी है, ये मेन का है और मेन का बी है। खाली यहाँ से पास कर दिया था कि भाई ये वैल्यू कॉपी हो गया, नया कॉपी क्रिएट हुआ, यहाँ पे नया कॉपी क्रिएट, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो कभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है राइट। तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में देखिए आप पॉइंटर का यूज़ कर रहे हो राइट। सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन देखते हैं, स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये मेन फंक्शन के ए बी है, याद रखना ये मेन फंक्शन के ए बी है। तो आपने लिखा एंटर टू इंटीजर्स, एड्रेस ऑफ एड्रेस भी मैं आपको पास किया। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 800, इसका एड्रेस है 900। तो पहला वैल्यू जो भी आप उस एड्रेस में जाएगा, तो सपोज मैंने डाला था 8 एंड सेकेंड बी में सपोज मैंने एंटर किया 3। तो बिफोर कॉलिंग द फंक्शन तो आप प्रिंट क्या करेगा 8 एंड 3, जो कि डायरेक्टली अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अनलाइक प्रीवियस स्वैप फंक्शन कॉल आप यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस ही पास कर दे रहे हो, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास कर रहे हो राइट। तो एड्रेस यहाँ पे दो पॉइंटर बन रहा है ए और बी नाम का, तो ए नाम का पॉइंटर है, ये बी नाम का पॉइंटर है, दोनों पॉइंटर है याद रखो। तो स्टार ए एंड स्टार बी बोथ आर पॉइंटर्स राइट। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ क्या है 800, तो 800 आके यहाँ पे कॉपी हो रहा है, और एड्रेस ऑफ बी क्या है 900, से दिस इज 900। अनलाइक वैल्यू कॉपी नहीं हो रहा है, एड्रेस कॉपी हो रहा है राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं कि फंक्शन जैसे ही कॉल तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। नाउ यहाँ पे आपने टेम्प नाम का लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे मैं टेम्प डिक्लेयर कर लेता हूँ ओके। सो यहाँ पे देखिए ये लाइन का कोड क्या है, टेम्प इक्वल टू स्टार है, मीन्स स्टार ये आपको पता है डी रेफरेंस ऑपरेटर या तो वैल्यू एट ऑपरेटर बोलते हैं राइट। तो वैल्यू एट ए, तो वैल्यू एट ए मीन्स 800 जो एड्रेस है उस पर की वैल्यू क्या है 8 है। 8 को कहाँ पे मुझे स्टोर करना है टेम्प के अंदर, तो 8 आ गया टेम्प के अंदर। नेक्स्ट स्टार बी इक्वल टू स्टार है, वैल्यू एट बी इक्वल टू वैल्यू एट ए, तो वैल्यू एट बी, तो बी के अंदर क्या 900 की वैल्यू एट एड्रेस बी, तो 900, तो 900 के अंदर कौन सा वैल्यू है 3, तो 3 चला जाएगा किसके अंदर स्टार ए। स्टार ए मीन्स वैल्यू एट एड्रेस ए, वैल्यू एट एड्रेस एट 800, तो 800 के अंदर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा है 800 स्टार बी मतलब वैल्यू एट एड्रेस बी, वैल्यू एट एड्रेस बी क्या है 3, क्योंकि एड्रेस ऑफ बी क्या है 900, तो 3 ये कहाँ पे कॉपी हो रहा है, ये कहाँ पे कॉपी हो रहा है वैल्यू एट एड्रेस ए। तो वैल्यू एट एड्रेस ए, तो 800 के अंदर क्या था एड्रेस एड्रेस 8 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ये राइट, वैल्यू एट एड्रेस ए। तो 800 था वैल्यू एट मीन्स ए की एड्रेस, तो 800 के अंदर ये वैल्यू एट एड्रेस भी कॉपी हो गया राइट। नेक्स्ट टेम्प इक्वल टू स्टार बी, तो टेम्प की वैल्यू क्या है 8, स्टार बी का मतलब क्या है, यहाँ पे आप स्टार बी को ऐसे इजीली समझ सकते हो, स्टार बी जैसे हम कोई वेरिएबल का यहाँ पे स्टार का मतलब हो गया वैल्यू एट
बी आप प्लेस कर दो, बी का मतलब क्या है यहाँ पे आपका 900, तो 900 के अंदर कौन सा वैल्यू है 3, राइट। तो टेम्प के अंदर आपका टेम्प की जो वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू 8, तो यहाँ पे 900 के वहाँ पे उसके वैल्यू पे रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे ये 8 आ गया। तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दे रहे हो, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली ये जो वेरिएबल्स थे वो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स थे, और एक्चुअली यहाँ से आपने जो यहाँ पे उसको पास किया, यहाँ से आप एक्चुअली डायरेक्टली उनके एड्रेस के साथ डील करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे चेंजेस कर दे रहे हैं। तो इसीलिए एक था कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं इसे, क्योंकि आपने जो कॉलिंग किया है फंक्शन कॉल, वहाँ पे आर्गूमेंट से आपने रेफरेंस मतलब एड्रेस पास किया, तो कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो आप यहाँ पे एड्रेस पास करने के रीजन से आपने यहाँ पे पॉइंटर लिया, और पॉइंटर लेने की वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रह के डायरेक्टली इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट, मतलब आप तो डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस थोड़ी कर रहे हो, आप तो रिफर उसी को कर रहे हो, मेन जो आपका वेरिएबल्स हो, तो आप उसको चेंजेस डायरेक्टली कर पा रहे हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्वैप फंक्शन। आप क्या करो, मेन फंक्शन पे चेंजेस ला पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए, तो यहाँ पे आपका स्वैप फंक्शन सॉरी मेन फंक्शन के अंदर जो स्वैप है, राइट, स्वैप में से आपने जो पास किया है, और ये आपका एक्चुअल जो स्वैप का कोड है, राइट। तो यहाँ पे आपने जो भी आप पासिस कर रहे हो, यहाँ पे आपने पास किया, यहाँ पे एड्रेस था, और यहाँ पे आपने पॉइंटर में पास किया, यहाँ से जो भी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे पास किया था, और यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हो, यहाँ से आपने किया ना स्टार है इक्वल टू स्टार, ये स्टार भी, ये सब ये किया, तो ये डायरेक्टली ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मतलब ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स था, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर, तो फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके एक्चुअल आर्गूमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अनलाइक कॉल बाय वैल्यू जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। देखिए थियरी देखते हैं, रेफरेंसेस और एड्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल इज पास। आपने ओरिजिनल वेरिएबल का डायरेक्टली यहाँ पे क्या पास कर दिया, एड्रेस पास कर दिया। फंक्शन डजंट क्रिएट इट्स ओन कॉपी, इट रिफर्स टू द ओरिजिनल वैल्यू बाय रेफरेंस। यहाँ पे फंक्शन क्या नहीं करता, दूसरे जो नए नए वेरिएबल्स नहीं बनाता, बल्कि उसके पॉइंटर्स बनाता है, जो आपके जो ओरिजिनल जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है उसको एड्रेस को स्टोर करेगा। फंक्शन वर्क्स विथ ओरिजिनल डेटा एंड चेंजेस आर मेड इन द ओरिजिनल डेटा। फंक्शन कहाँ पे वर्क करता है, आपके ओरिजिनल डेटा पे वर्क कर रहा है, क्योंकि आपने तो यहाँ पे पॉइंटर बना रखा है। पॉइंटर आपको पता है कि ओरिजिनल डेटा पे डायरेक्टली वर्क कर रहा है, राइट, क्योंकि आपने उसका एड्रेस दे दिया है कि भाई इस एड्रेस से आप यहाँ पे, इस एड्रेस से आप कर्सर, इस एड्रेस से आपने बता दिया कि ये आपका मेन एड्रेस है, यहाँ से आपने एड्रेस दे दिया, डायरेक्टली आप एक्चुअल में वर्क कर रहे हो, राइट। तो एड्रेस पास किया था फॉर्मल से, आप एक्चुअल में आके डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पा रहे थे। फंक्शन वर्क्स विद द ओरिजिनल डेटा एंड चेंजेस आर मेड इन द ओरिजिनल डेटा। देख सकते हैं यहाँ पे आप जो चेंजेस वर्क कर रहे थे ओरिजिनल डेटा पे डायरेक्टली यहाँ से आप कर पा रहे हो यहाँ तक, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर कॉल बाय रेफरेंस। तो सिंपल फिर से डिफरेंस बता दो, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर आप जो भी एक्चुअल आर्गुमेंट कॉपी होता है आपके फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर, फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस करते हो एक्चुअल आर्गुमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में आप एक्चुअल आर्गुमेंट के साथ ही डायरेक्टली वर्क कर रहे हो फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर, तो और वहाँ से आप एड्रेस पास करोगे, कॉलिंग फंक्शन में से कॉल्ड फंक्शन में पॉइंटर बनेगा, यहाँ पे जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो डायरेक्टली वहाँ पे आपके कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिकर्सन समझते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मतलब ये आपको आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े जो टास्क के फंक्शंस है वो आप रिकर्सन के मदद से आप कर पाएंगे, ओके। आगे आपको फ्यूचर में आप जब एल्गोरिदम्स वगैरह सब्जेक्ट्स पढ़ोगे उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग करके एक टॉपिक आएगा जिसमें रिकर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो समझते हैं कि क्या है रिकर्सन। द प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्सन एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज द रिकर्सिव फंक्शन। तो ये आप इजीली समझो, व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब भी फंक्शन अपने आप को कॉल करे उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्सन। वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। चलो एग्जांपल के मदद से समझते हैं। ये पहले राइट साइड वाला लेते हैं, बहुत ही इजी। देखिए आप मेन फंक्शन प्रिंट एफ हेलो रिकर्सन, फिर से मेन फंक्शन को कॉल करा, मीन्स फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। ये यहाँ से
प्रिंट एफ करेगा, हेलो रिकर्सन प्रिंट होगा, हेलो रिकर्सन फिर से मेन फंक्शन को कॉल करेगा, फिर से आप यहाँ पे आओगे, फिर से हेलो रिकर्सन, तो यहाँ पे हेलो रिकर्सन ऐसे होते होते जाएगा और ये इन्फाइनाइट लूप तक चलता रहेगा। तो इस ए वाले प्रोग्राम को भी हम क्या बोल सकते हैं, रिकर्सन का एक सिंपल एग्जांपल बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, आपने कॉल किया रिकर्सन को, ए रिकर्सन आपका जंप किया यहाँ पे आपका कंट्रोल, फिर से आपने देखा कि उसके अंदर रिकर्सन है, तो फिर से इस रिकर्सन एक्स को कॉल करेगा, तो फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, राइट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिकर्सन। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये भी कहाँ पे चला जाएगा, इन्फाइनाइट लूप पे। तो यहाँ से ये दोनों एग्जाम्पल से एक चीज़ तो साफ हो रहा है कि भाई रिकर्सन का मतलब होता है मैंने फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा कंडीशन ना दे तो क्या होगा, ये हमेशा घूमता रहेगा, मतलब इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो ऐसा हमें एक कंडीशन यहाँ पे कंपलसरी देना पड़ेगा जिसे हम बेस्ड कंडीशन कहते हैं, राइट। तो द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्सन ए फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ, बट while using recursion programmers need to be careful to define an exit condition, जिससे मैंने आपको बोल दिया कि बेस कंडीशन फ्रॉम द फंक्शन, जिससे आप उस फंक्शन से एंड हो पाओगे, अदरवाइज इट विल गो इनटू ए इन्फाइनाइट लूप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे बहुत ही वाइजली कंडीशन देना पड़ेगा, बेस कंडीशन, जिसे हम एग्जिट कंडीशन भी कहते हैं। रिकर्सिव फंक्शंस आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, जनरेटिंग फिबोनाची सीरीज, ये बहुत सारे ऐसे, और उसके बाद भी टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम आता है, उसको भी सॉल्व करने में ऐसा बहुत सारे हैं। आप जब डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ोगे, ट्री का ट्रावर्सल पढ़ोगे, वहाँ पे भी आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रावर्सल में भी रिकर्सन का बहुत आप हैवी यूसेज देखोगे, राइट। तो रिकर्सन मैंने आपको जैसे बताया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में तो ये बहुत आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में आपको रिकर्सन आएगा ही आएगा, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स उसके रियल लाइफ लेके, ओके। सो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल भी है। हम इसमें दो एग्जांपल देखने वाले हैं, एक फैक्टोरियल का और एक फिबोनाची सीरीज का, ओके। तो फैक्टोरियल फॉर ए गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो आपको पता है जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा हमेशा की तरह मेन फंक्शन में, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है n, एंटर ए नंबर एंड स्कैनएफ। अब n सपोज मैंने एंटर किया 4, राइट। फैक्टोरियल ऑफ %d मीन्स 4 इज LD, ऐसा आएगा 4। ये 4 आपको पता है ये वाला के लिए होता है, LD इसके लिए होता है। तो आपने कॉल किया है फैक्ट ऑफ 4, आपने फंक्शन कॉल किया है, तो आपने ये फंक्शन कॉल किया फैक्ट n की जगह पे तो 4 है आपका, तो यहाँ पे आपने 4 को कॉल किया, ये आपने एक्चुअल फंक्शन कॉल किया है। तो ये 4 आएगा, इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, ये जो यहाँ पे लोकल x है यहाँ पे कॉपी हो गया 4। यहाँ पे फिर से आपने एक लोकल वेरिएबल f डिक्लेयर किया, देखते हैं x की वैल्यू 1 नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 4 है, तो कहाँ जाएगा एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, f इक्वल टू x इंटू फैक्ट x-1, मतलब ये 4 ने अगेन आपको क्या कॉल किया, x की वैल्यू क्या था आपका 4 इंटू अगेन आप फैक्ट को कॉल कर रहे हो फैक्ट, और यहाँ पे x-1 मीन्स 3 को पास कर रहे हो, राइट, ओके। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू जाके फाइनली स्टोर होने वाला है f के अंदर, लेकिन देखो ये स्टोर होने से पहले आपने फैक्ट 3 को कॉल कर दिया है, फिर से ये एक फंक्शन कॉल है, राइट। तो यहाँ से फैक्ट 3 में फिर से यहाँ पे जाएगा, राइट, फैक्ट, और यहाँ पे x की वैल्यू जो फिर से होगा वो 3 होगा, राइट। तो यहाँ से कॉल होगा फैक्ट 3, तो अगेन यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 नहीं है क्योंकि देखो ये अभी 3 हो गया x की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे देखो x इक्वल 1 तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएगा अगेन x इंटू एक्स की वैल्यू अभी क्या है 3 इंटू फैक्ट ऑफ x-1 विच इज 2। अगेन आप देखो यहाँ पे फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हो, राइट। तो अगेन यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे जाओगे आप चेक करोगे x इक्वल नहीं, क्योंकि x यहाँ पे x की वैल्यू अभी 2 है, राइट। तो आप x इक्वल 2 के लिए आपने कॉल किया है, तो x की वैल्यू इक्वल 1 है, तो रॉन्ग है। एल्स पार्ट में गए आप, फिर से x इंटू फैक्ट x-1 मीन्स 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 को आपने कॉल कर रहे हो। अभी देखो मैंने जैसे बोला था कुछ बैच कंडीशन होना चाहिए खत्म होने के लिए, तो ये आप बैच कंडीशन में आ चुके हो क्योंकि अभी x की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू तो आप कॉल कर रहे हो ना फैक्ट 1 को, फैक्ट 1 फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, आप उसको कॉल कर रहे हो, राइट। तो अभी देखा तो x इक्वल 1 हो गया, तो रिटर्न डायरेक्ट x, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो ये वाला पूरा जो पोर्शन है ये क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये फैक्ट 1 जब आप कॉल कर रहे हो तो ये रिटर्न कर रहा है, तो 1 रिटर्न। तो अभी देखो ये जो मैंने बताया था ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती जाएगी, मैंने जैसा आपको पहले बता दिया ना कि स्टैक होता है, स्टैक के अंदर ये सब रिकॉर्ड्स है। तो यह यहाँ पे 2 इंटू 1
ये मल्टीप्लिकेशन साइन था ना, यहाँ पे गुना मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1 कितना हुआ, देखो ये एफ के अंदर स्टोर होता है, तो ये 2 स्टोर हुआ, राइट। तो ये 2 फिर से इसने कॉल किया था तभी जाके तो हमने ये किया था, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसको फैक्ट 2 को 2 रिटर्न करेगा, तो 3 इंटू 2 क्या हुआ 6, तो इस फैक्ट 3 के जगह पे क्या जाएगा अभी 6, तो 4 इंटू 6 फाइनली 24, तो फैक्ट 4 को मिलेगा आपका 24। आपको पता है 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24, 4 से 12, 12 टू 24, तो आपको यहाँ पे फैक्टोरियल मिल गया। तो ऐसे कॉल होता है। देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फैक्ट फंक्शन के अंदर आप रह के फिर से फैक्ट को कॉल कर रहे हो, फैक्ट से रह के फैक्ट को कॉल कर रहे हो, फैक्ट को कॉल कर रहे हो, तो मैंने फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ये अपने आप को कॉल करते जाते हैं और ऐसे आगे आगे बनते जाते हैं, राइट। सो ये स्टोर होते जाते हैं। देखो यहाँ से ये आगे चला गया ना, तो इसको स्टैक में स्टोर कर देगा भाई, क्योंकि उसको पता है नहीं है कि यहाँ से रिटर्न होने को कहाँ जाना है, तो स्टैक को देखेगा, स्टैक में जो रिकॉर्ड है उसको एक्सेस करेगा। ये फिर देखो इसको कॉल किया तो इधर आ गया, इधर से इधर, तो ये सब चीज़ें स्टैक में स्टोर होता है और वन बाई वन फिर से वो उसको पॉप करते जाएगा, उसको एक्सेस करते जाएगा, जैसे आया था वैसे ही जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारा रिकर्सन का, वह है फिबोनाची सीरीज। आपको पहले बता दूं, जिनको पता नहीं है फिबोनाची सीरीज क्या होता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। तो फिबोनाची नंबर्स ऐसे बोलते हैं, देखो 0 2 नंबर इसको इनिशियल लेते हैं 0 एंड 1, देखो इन दोनों का सम है, यहाँ पे स्टोर है 1, फिर से लास्ट 2 नंबर ले लो 1 1 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो गया, लास्ट 2 नंबर ले लो कंजिक्यूटिव 1 2 3, यहाँ पे उसका सम, लास्ट 2 नंबर ले 2 3 उसका सम 5, लास्ट 2 नंबर 3 5 उसका सम 8 5 8 13 18 3 सॉरी 8 13 21। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस भी हम लोग किसका यूजिंग रिकर्सन जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये 0th पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में, ये 4th पोजीशन है, 5th है, 6th है, 7th पोजीशन, ये 8th पोजीशन। ऐसे आप कोई भी फिबोनाची नंबर का पोजीशंस जानना हो तो भी ये देखो, ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, या तो आप सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हो, ये पोजीशन के लिए लिखा गया है, राइट। तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन में 4th पोजीशन जानना चाहता हूँ, मतलब 4th पोजीशन में कौन सा नंबर मेरा यहाँ पे आना चाहिए, 3 आना चाहिए आउटपुट में, ओके 0 1 2 3 4, हाँ 4th पोजीशन में 3 आना चाहिए मेरा आंसर। तो n इक्वल टू 4 मैंने फिब n कॉल किया, मीन्स फिब 4 मैंने यहाँ पे ट्री बना दिया, रिकर्सन ट्री, तो फिब 4 मैंने आपको कॉल किया क्योंकि n इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उसका बेस्ट कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कहाँ पे उसको एग्जिट करना है प्रोग्राम को, राइट। तो यहाँ पे उसको एग्जिट करना है, तो पहले इनिशियली n की वैल्यू क्या है 4 है, राइट। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फिबोनाची n-1 प्लस n-2। तो यहाँ पे क्या किया, देखो 4 है तो 3 एक कम कर रहा है और 2 कम कर रहा है, मीन्स 3 और 2, यहाँ पे ये बीच में क्या है प्लस सिंबल है। फिर से क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर से फिब 3, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, फिब फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा है, लेकिन अभी क्या है आर्गूमेंट के साथ 3 है, राइट। तो फिर से कंडीशन चेक हो रहा है, n 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स, तो फिर से एल्स पार्ट में जाएगा। तो अभी क्या किया था, n की वैल्यू 3 था, तो यहाँ पे n-1 एंड n-2, तो 3 में से एक गया तो 2, n-2 मीन्स 3 - 2 मीन्स 1। अगेन यहाँ पे मतलब सिंपल है, अगर फिब 2 कॉल कर रहा है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे अभी n की वैल्यू 2 है, राइट। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे जाएगा तो फिब 1 एंड 0 मीन्स 2 - 1 एंड 2 - 2। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एग्जिट कंडीशन से आ गया, क्योंकि अभी आप फिब फंक्शन को n इक्वल टू 1 के साथ कॉल कर रहे हो, तो ये ट्रू हो जाएगा, रिटर्न देखो n की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, रिटर्न n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न n है तो 0 रिटर्न करेगा। तो फिर 0 के लिए भी वैल्यू क्या आएगा, जो जिसके साथ आप कॉल कर रहे हो 0 आप पास किए हो, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 ही रिटर्न कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न किया 0, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है 1, तो 1 प्लस बीच में प्लस का सिम्बॉल है, तो 1 + 0 क्या हुआ 1, बीच में प्लस का सिम्बॉल है। फिर 1 के साथ कॉल करोगे तो यहाँ पे 1 आया था, तो इसके लिए भी 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2, राइट। तो वैसे यहाँ पे फिब 2 की वैल्यू, फिब 2 कॉल करेगा तो फिब 1 एंड फिब 0, फिब 1 की वैल्यू क्या आया था 1, और ये प्लस 0, तो 1 + 0 1, तो अगेन 2 + 1 3, तो फाइनली फिब 4 की वैल्यू क्या आया 3 आया, विच इज आपको पता है कि 4th पोजीशन फिबोनाची सीरीज का क्या है 3। वैसे या 5 6 5th पोजीशन आप यहाँ पे 5 पास करोगे, यहाँ पे आप अगर 8 पास करोगे n इक्वल टू 8, तो आपको वैल्यू आ जाएगा 21, ओके। सो ये सिंपल प्रोग्राम, देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, फिब 4 से गया फिब 3 में, फिब 3 में गया फिब 2 से फिब 1 एंड फिब 0, फिर ये एग्जीक्यूट हो गया,
फिर यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों सम हुआ तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे होने के बाद अब मूव करेगा 52 पे, क्योंकि ये बाकी था एग्जीक्यूशन, तो 52 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 एंड 0 को, ये दोनों का सम होगा यहाँ पे आएगा, फिर फाइनल दोनों का सम होके ये रिजल्ट आएगा। सो ये भी एक रिकर्सन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, जनरेटिंग फिबोनाची सीरीज मीन्स आइडेंटिफाइंग द पोजिशन ऑफ ए मीन्स पर्टिकुलर जो कौन सा nth पोजीशन में कौन सा फिबोनाची वैल्यू होगा हमने आइडेंटिफाई किया। अगर यहाँ पे आप लूप ले लेते हो, सिंपली मेन फंक्शन के अंदर थोड़ा ट्विक करते हो, यू कैन जनरेट दिस सीक्वेंस एज वेल, आप फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रिकर्सन। ओके, व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, तो देखिए आप ये फिबोनाची फंक्शन के अंदर से या फिबोनाची को कॉल कर रहे हो, राइट, फिबोनाची फंक्शन के अंदर ही हो आप, फिर से फिबोनाची कर रहे हो, और इन दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी रिकर्सन। आप देखो दोनों ओर से, इस साइड भी ग्रो कर रहे हो और इस साइड भी, दोनों ओर से आप ग्रो कर रहे हो, सो आप बाइनरी रिकर्सन भी कह सकते हो, राइट। सो व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज द रिकर्सन। तो लास्ट फाइनल स्लाइड, एडवांटेज ऑफ फंक्शन। तो देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्राम को मॉड्यूलर बना सकते हो, मीन्स अलग अलग टास्क में डिवाइड कर सकते हो। कोई टास्क, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई एडिशन करेगा, कोई सब्ट्रैक्शन करेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन करेगा, कोई डिवीजन करेगा, कोई मॉड्यूलर निकालेगा, राइट। तो हमने, और जब भी जिसका यूज़ करना है उसको डायरेक्टली यूज़ कर। लेंथ ऑफ सोर्स प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस, देखो ये कैसे रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करना है, मैंने खुद का फंक्शन अगर नहीं लिखा होता, फंक्शन नहीं लिखूंगा तो मैं हर बार मुझे स्ट्रिंग, मान लो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन नहीं है और हमें स्ट्रिंग लेंथ हमारे खुद के कोड से करना है, तो मैं हर बार अगर फंक्शन नहीं यूज करूँ तो मुझे जहाँ जहाँ लेंथ फाइंड करना है पूरा कोड करना पड़ेगा हर बार। तो इससे बेटर क्या है, एक बार फंक्शन लिख लो और उसको कॉल कर लो, राइट। ईजी टू लोकेट एंड आइसोलेट फॉल्टी फंक्शंस। तो आपको पता है कि भाई मेरा स्ट्रिंग सब्ट्रैक्शन में कुछ गलती आ रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके सब्ट्रैक्शन फंक्शन में चेक कर लोगे भाई यहाँ पे। तो आपको जब भी आपका टास्क है पूरा डिवाइड हो जाता है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा, एरर आएगा, तो आप इजीली जाके वहाँ पे आइसोलेट कर सकते हो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट चेक करोगे। पूरे अलग प्लस माइनस और ये डिवीजन मॉड्यूलों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, तो आप आइसोलेट इजीली कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, फॉल्टी जो भी फंक्शन है उनको अलग कर सकते हो, राइट। फंक्शन कैन बी यूज बाय अदर प्रोग्राम्स। आपको पता है कि देखो आपके प्रिंट एफ फंक्शंस जो आपने लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं, तो आप कितने सारे अलग अलग प्रोग्राम से उनका एक्सेस कर रहे हो, वैसे ही आप कोई अपना खुद का फंक्शन बना के अलग अलग प्रोग्राम से आप उसका एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो फंक्शन कैन बी यूज बाय द अदर प्रोग्राम्स। आपको ये मल्टी फाइल प्रोग्राम में जो कंसेप्ट आता है, मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग मीन्स अलग अलग जगह से भी अलग अलग फाइल के मीन्स आपका प्रोग्राम होगा, एक एक अलग अलग फाइल्स होगा, और एक पर्टिकुलर आप फंक्शंस बना के अलग अलग फाइल से आप उसका एक्सेस कर सकते हो। ये मल्टी फाइल प्रोग्राम का कंसेप्ट है। आप यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस कैन बी यूज बाय अदर प्रोग्राम्स, जैसे कि आप उसको बेहतरीन तरीका है समझने के लिए, आप बिल्ट इन फंक्शन ले लीजिए, कहीं आपका स्टैंडर्ड IO.h में प्रिंट एफ फंक्शन है आपका, राइट, स्कैन एफ फंक्शन है, तो आप बहुत सारे प्रोग्राम से उनका एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो वैसे आप भी डेवलप कर सकते हो, तो दैट्स व्हाई फंक्शन कैन बी यूज बाय अदर प्रोग्राम्स। फाइनली थैंक यू। आपको मैं होप करता हूँ आप सभी को, जितने भी जन ने इस वीडियो को देखा, आपको कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा हुआ, कुछ ना कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अगर आप सीखे हो या बहुत कुछ सीखे हो, तो आपके दोस्तों के साथ इसको मीन्स शेयर करिए, और क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और ढेर सारा कमेंट करिए, आपके क्वेरीज लिखिए, और आप फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आपके सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।